अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में आज की न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान एंड अज़रबैजान के दरमियान। एक बायलैटरल रिलेशंस और साथ साथ कुछ MOU साइन होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ये साइन करेंगे और ये चीज़ें मुतवक्के इसलिए भी हैं क्योंकि पाकिस्तान इन द रीजन हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिलेशन बिल्डअप करने और इकोनॉमिक हम कह सकते हैं रिवाइवल की तरफ जा रहा है। साथ साथ बिजनेस रिलेशन जितने होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो या B2B हो, वो ज़्यादा खुशाइन बात होगी क्योंकि हमारे लिए प्राइवेट शोबे को भी एक हम कह सकते हैं कि तरक्की की तरफ लेके जाना या उसको भी थोड़ा सा उठाना ज़रूरी है। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी हद तक लाइमलाइट में रहता है। साथ साथ हम बात करेंगे बेलारूस के हवाले से। पाकिस्तान बेलारूस एक अगेन एक जॉइंट वेंचर करने जा रहा है। ट्रैक्टर्स के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ पे असेंबलिंग होगी, पहले भी यहाँ पर होती रही हैं। साथ साथ आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान नीजर में भी ट्रैक्टर्स जो है वो एक्सपोर्ट करता रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि बेलारूस के साथ ये एक JV हो रहा है और यहाँ पे असेंबलिंग होगी। तो इसमें कुछ हम कह सकते हैं ये बायलैटरल जो जितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे पाकिस्तान की और दोनों ही मुल्कों की जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डायरेक्टली फ़ायदा होगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इन दोनों चीज़ों के हवाले से। साथ साथ वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक दासू जो एक प्रोजेक्ट है उसके हवाले से डायरेक्टली $1 बिलियन का जो एक कर्जा है वो फराहम करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा ये भी एक खुशाइन बात है क्योंकि हमें भी यहाँ पे जो है वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ एक सही से जो है वो एक इनकम जनरेट होगी। साथ साथ सिंध के हवाले से ये न्यूज़ है कि सिंध ने जो ज़राई टैक्स है उसको अप्रूव कर दिया है। बाकी 3 जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी हो गया है और ग़िज़ाई शोबे में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा देखा गया है। दीज आर द न्यूज़ रैप फॉर फर्स्ट सेगमेंट। आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ एक पैकेज देखते चलते हैं। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है, फिर वापस आते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत का फरोग मईशत और माहौलियात दोनों के लिए अहम कदम है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे और माहौलियाती आलूदगी के पेश नजर कई ममालिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत को फरोग देने के लिए SIFC खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। EV पॉलिसी के तहत हुकूमत ने 2030 तक 30% गाड़ियाँ बिजली पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिससे तेल की दरामदात में कमी, ज़र मुबादला की बचत और माहौलियाती बेहतरी मुमकिन होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां रवायती गाड़ियों के मुकाबले में कम कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर आलूदगी फैलाने वाले ज़रात खारिज करती हैं, जिससे फजाई आलूदगी में कमी आएगी और माहौलियाती बेहतरी मुमकिन होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के कयाम के लिए बिजली के नर्ख में 44% कमी की गई है, जबकि चार्जिंग स्टेशन की 15 रोजा रजिस्ट्रेशन का अमल मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा करेगा। हुकूमत 1 करोड़ रवायती मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने पर भी काम कर रही है, जिससे सालाना $6 अरब की बचत मुतवक्के है। EV टेक्नोलॉजी से मकामी ऑटो इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा, ताहम बिजली की दस्तयाबी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इब्तदाई लागत जैसे चैलेंजेस का हल निकालना जरूरी होगा। EV पॉलिसी का निफाज पाकिस्तान में ज़राए नक्लो हमल की बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगी और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फरोग न सिर्फ मईशत के लिए फायदेमंद होगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी में कमी और मकामी सनत की तरक्की में भी मददगार साबित होगा। रिपोर्ट आपने देखी EV कार्स के हवाले से। ऑफ कोर्स EV कार्स ज़रूरी हैं हमारे लिए क्योंकि आज हमने अगर स्पेसिफिक आज की बात करें, एक शार्प इजाफा देखा गया है ऑयल प्राइसेस के अंदर इंटरनेशनली। तो ये चीज़ें हैं जो एक फ्यूचर को रीइंस्टेट करने की या फ्यूचर की तरफ तो एक हम कह सकते हैं अप्रोच करने की बात करती हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन दिस स्टूडियो। उनको खुशामदीद कहते हैं। सरमद हुसैन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी आपकी एक एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, कंसल्टेंसी है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सरमद साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अभी रिपोर्ट के हवाले से बात करना चाहूँगी। EV कार्स जो एक फ्यूचर है, ख़ासकर EV स्टेशंस के हवाले से बात हो रही है। चाइना की ताउन से ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ चार्जिंग स्टेशंस भी प्लांट होंगे पाकिस्तान में, बड़े बड़े शहरों में, फिर बाद में छोटे छोटे कस्बों में भी जाएंगे। तो क्या लगता है EV कार्स कितना ज़्यादा फ्यूचर को गेम चेंज कर सकते हैं? शुक्रिया नताशा। EV कार्स अगर मैं आपको बताऊं ना कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी बड़ी तेज़ी से वो इंक्रीज़ हुई है उनका ट्रेंड, लेकिन पाकिस्तान में भी वो ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक हमारा बहुत बड़ा डिमांड थी लोगों की कि जी चार्जिंग स्टेशंस नहीं है तो ये किस तरह चलेंगी। तो अभी ये इनिशियली गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है, चार्जिंग स्टेशंस जो लगाएंगे उनके लिए बिजली का रेट कम होगा,
प्लस 300 चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, चाइनीज़ एक कंपनी वो उस पर बातचीत हो रही है। तो बड़ी आने वाले 1-1.5-2 सालों में हम देख रहे हैं कि जी ये ईवी कार्स काफ़ी रिप्लेस करेगी हमारी जो कन्वेंशनल मोड हैं। और आपने सही कहा कि जी हमारा तो बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल जो होता है वो पेट्रोलियम का होता है, तो वो बहुत बड़ा हमें एक हिट पड़ रहा होता है। हमारी अगर इकोनॉमी बहुत भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट रेट्स जिस तरह आपने बताया पेट्रोलियम के बढ़ गए, तो सब कुछ हिल जाता है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हुई है और चाइनीज़ कार्स न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है ना तो बहुत बड़ा अपना उन्होंने नाम बनाया है और बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया है। तो हमें बहुत इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आने वाले। अच्छा, कुछ आज के न्यूज़ रैप के हवाले से बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ मेमोरेंडम साइन करने जा रहे हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि अज़रबैजान के साथ, और ख़ासकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं बेलारूस के साथ, ट्रैक्टर्स के हवाले से कुछ असेंबलिंग होगी। कैसा देख रहे हैं आप? इकोनॉमिक एक इमरजेंसी लगी हुई है, बस हर कोई एक इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से हम कह सकते हैं ख़ित्ते में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो फटाफट हमारे साथ रिलेशंस में आ रहे हैं। कहीं से हम जेवीज़ कर रहे हैं, कहीं से हम मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं, कहीं से हम बायलैटरल बिजनेसेस कर रहे हैं। कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है इन दी इकॉनमी? आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी इमरजेंसी लगी हुई है। तो ये इमरजेंसी सुनने में, यानी ज़ुबानी जमा खर्च में हम बहुत सुनते थे कि जी इकॉनमी हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी हमारी, हमने अपनी मईशत को बेहतर बनाना है, ये साल साल से हम सुनते रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में वाकई इमरजेंसी लग गई है और ये हमें बहुत सूट करते हैं। हमारे रीजनल प्लेयर्स जो हैं, अज़रबैजान हो गया, बेलारूस हो गया, यानी चाइना, पाक चाइना दोस्ती तो थी ज़माने से, हम यही सुनते थे कि जी पाक चाइना के साथ ट्रेड बेहतर होगा। सीपैक है, सीपैक भी कनेक्टिविटी के बारे में था। कनेक्टिविटी सिर्फ पाकिस्तान चाइना के दरमियान नहीं थी, पूरी दुनिया के साथ चाइना की कनेक्टिविटी थी जो हमें भी मिलना नहीं थी उन रूट्स के बदौलत। तो अभी जो आप देख रही हैं ये दोनों, हमने कभी भी अपने इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर्स में इतनी ज़्यादा नहीं सुना हुआ हमने बेलारूस के बारे में, अज़रबैजान के बारे में, ताजिकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो ये अभी इस इमरजेंसी का ही नतीजा है कि इनके साथ ट्रेड बढ़ रहा है हमारा जो है ना अज़रबैजान के साथ मेरे ख्याल में कहीं 100-200 मिलियन से ज़्यादा का ट्रेड नहीं है। हम फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वहाँ से केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, इस किस्म की चीज़ें आती हैं, लेकिन हम $2 बिलियन की बात कर रहे हैं कि जी ट्रेड बढ़ेगा। तो फिर हमने देखा अज़रबैजान के हाई लेवल वफूद आए पाकिस्तान इस पिछले अरसे में, बेलारूस के आए जी हाई लेवल। तो ये अच्छा, ये भी बड़ा एक हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट या बड़ा ही एक मसरूफ़ गुजरा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ डेलीगेशन, अमेरिकन डेलीगेशन भी आए हुए थे लास्ट वीक। फिर इस वीक के अंदर भी कुछ रीजनल हमारे जो हम कह सकते हैं कि डेलीगेट्स हैं वो आए हुए हैं। तो हमारे पास, यानी कि आज ही की न्यूज़ अगर हम बताएं कि फूड सेक्टर की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो हमारे पास जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से एक फुल बास्केट मौजूद है। फिर हमारे पास यहाँ पर रीजन के अंदर भी हमारी प्रोडक्शंस हैं। तो क्या लगता है 2025 कितना मीनिंगफुल होगा हमारे लिए? तो हम अगर हम सिमत की बात करें और जो एफर्ट्स पुट की जा रही हैं तो वो बहुत पॉजिटिव हैं। और ज़ाहिरी बात है हमारी इकोनॉमी बहुत मुश्किलात से गुजरी है। हम जो है ना तो डिफ़ॉल्ट के करीब थे, अभी हम बात कर रहे हैं तरक्की की। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने ओवरकम किया है। लोग आ रहे हैं हमारे पास, आपने जिस तरह का मसरूफ़ दिन गुजरे हैं, तो पहले शाज़ो नादिर कोई आता था हेड ऑफ़ द स्टेट या कोई डेलीगेशन, इधर इमरजेंसी लग जाती थी जी, कोई आ रहा होता था। अभी जो है ना हर दूसरे तीसरे बाद एक आ रहा होता है, दूसरे का विज़िट प्लान होता है, हमारे विज़िट जा रहे होते हैं। तो बहुत मसरूफ़ है हम अपने फॉरेन अफेयर्स के उस पे बिजनेस डिप्लोमेसी में। हाँ, राइट, आपने सही फरमाया सरमद साहब कि ऑफ कोर्स बिजनेस डिप्लोमेसी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेसेस एग्जैजरेट होते हैं, और न सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि B2B काफ़ी एक अच्छे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक वर्ल्ड बैंक के हवाले से न्यूज़ है, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। दासू प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने $1 बिलियन देने का एक साल के अंदर जो है वो एक मंजूरी दी है। तो क्या लगता है आपको कैसे फराम किए जाएंगे और इससे हमारे लिए न्यू प्रोजेक्ट्स कितने फ़ायदेमंद होंगे?
असल में दासू एक मेगा प्रोजेक्ट है और मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से डिले होता रहा है। मेरे ख्याल में 2013 या 14 से शुरू है। तो इसको ये एक फिर हमारे बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वजह से रुके हुए हैं या एक मसले का शिकार हैं कि जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो जो उनकी इनिशियल फीजिबिलिटीज़ थी, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जी PC1 10 बिलियन था, उससे बढ़ के 14 बिलियन हो गया, जो 100 मिलियन का था वो 250 मिलियन हो गया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ ये है कि हमारी रुपए की शरह जो कम हुई थी उसकी वजह से असर पड़ा है, प्लस इन सब में बड़ी हाई लेवल कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो सीमेंट देके हम स्टील देखें, ये सब बहुत ज़्यादा जो वो होती है हमारी एक एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल हमारी आजकल हम देख रहे होते हैं, शायद सुर्खी होती है कि जी इन्फ्लेशन जो है ना वो 3% पे आ गया, 4% पे आ गया, दिस एंड दैट। हम गुजरे हैं, मैं अगर हाफिज़ा मदद करे तो हम 30 प्लस 38% इन्फ्लेशन से हम गुजरे हैं। तो हम एक बहुत बड़े तूफान से गुजरे हैं और अभी वो थम चुका है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें जो है ना, तो कहते हैं ना वो आग का दरिया था और डूब के पार किया, बहुत मुश्किल वक्त अंदाज़ा करें आप, इकोनॉमी के हवाले से। 37% यानी तो फिर अक्सर हमारे जिससे मुलाकात होती है वो कहते हैं कि जी आप इन्फ्लेशन कहते हैं कम हो गई है, 4% हो गई है, महंगाई तो जो है ना बहुत ज़्यादा है, उसी तरह है, दिस एंड दैट। तो इन्फ्लेशन तो ये है कि जी 37 शुक्र करें 37% से बढ़ नहीं रही, 10% से बढ़ नहीं रही, यानी इन्फ्लेशन तो बढ़ने का नाम है, वापसी का नाम तो नहीं है। लेकिन ये है कि जिस रफ्तार से बढ़ना था वो रुक गया है और कमी भी आएगी। हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में भी कमी आई है, अभी रमज़ान में भी जो है ना, तो हम अक्सर देखते हैं बाहर मुल्कों की मिसालें देखते हैं, GCC के देते हैं कि जी रमज़ान में सेल लग जाती है, जैसे दैट। इधर पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, अभी इस बार जो है ना काफ़ी बड़े बड़े चेन्स जो हैं स्टोर के, उन्होंने सेल्स लगा दी है। कुछ सप्लाई एंड डिमांड का मसला होता है कि जी रमज़ान में ज़रा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। बिल्कुल जी। तो होप फॉर द बेस्ट जी, वही बात कि सिमत अच्छी है, इंशाल्लाह अल्लाह आगे रहेंगे। अच्छा, अगर हम फूड सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ख़ासकर जो हमारे GCC कंट्रीज़ का एक दे आर वेरी कीन कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस ये हैं कि सऊदी अरब से हज और उम्रे के जो एक फूड सिक्योरिटी या फूड पर्सपेक्टिव है उसको भी हम अप्रोच कर सकते हैं। हम उस वक्त वो भी हमारी जो एक एक्सपोर्ट है बढ़ सकती है, जो हमारी एक रिलीजियस इंस्टिंक्ट्स हैं। तो क्या लगता है आपको, ख़ासकर इस जो न्यूज़ से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारी एक फूड सेक्टर बढ़ रहा है, चाइना में हमारा कुछ कुक्ड मीट जा रहा है, डिफरेंट हमने रूल बुक सेट की है इस साल, तो आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं? वो जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हर जगह इमरजेंसी लगी हुई है, तो जी एग्रीकल्चर में भी इमरजेंसी लगी हुई है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टैक्स लगा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इम्पैक्ट तो नहीं आएगा कोई? टैक्स का इम्पैक्ट आता तो है, ज़ाहिरी बात है, थोड़ी डीमोटिवेशन होती है। लेकिन ये है कि हम अगर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें, आपने चाइना की बात की कि जी हमारे कुछ प्रोसेस फूड जा रहा है चाइना एक बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है जो सेसमी की है, सेसमी सीड की, तिल जो है। तिल पिछले साल पाकिस्तान ने कोई 400 प्लस कोई 430 के कितने मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है। अच्छा। सिर्फ एग्रीकल्चर में एक मामूली सी चीज़ तिल, जिसे हम कोई अहमियत नहीं देते, वो है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ, ये हम देखें तो कुछ साल पहले 10 मिलियन 20 मिलियन, एकदम 100-200, पिछले साल 400 मिलियन, इस बार लोग बात करें शायद बिलियन के करीब है ये। तो ज़्यादातर चाइना जा रहा है। तो मेजर हमारा जो है ना, तो इस तरह बाकी हम देखें जैतून पे बहुत काम हो रहा है, राइस में कुछ ऐसी चेंजेस, राइस की फिनोमिनल ग्रोथ है। बिल्कुल आपने सही कहा सरमद साहब, और मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं 100 इंडेक्स की क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, ओपन हुई मार्केट 1,14,255.72 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,14,620.79, lower was 1,12,681.33, and finally closure 1,12,745.01, यानी कि 1,510.71 का डिक्लाइन देखा गया।
अच्छा, आज वीक का फर्स्ट डे है, मंडे का दिन, और ख़ासकर हम कह सकते हैं जो एक एंथुजियाज्म देखा जाता है, आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा गया है। कुछ चीज़ें हैं, ऑयल प्राइसेस का शार्प डिक्लाइन जो इंटरनेशनली हुआ वो भी मार्केट पे एक इम्पैक्ट किया, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, तो आने वाले दिनों में कुछ कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो जारी है, और मार्केट का ऑफ कोर्स और 85% जो एक हम कह सकते हैं कि अबव जो एक ग्रोथ है वो देखी गई है इस साल, तो ऑलरेडी मार्केट में एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। शर्मा साहब मौजूद हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी। सर, हम बात करें जीसीसी कंट्रीज़ की, कुछ जेवीज़ जो हैं वो साइन हो चुके हैं, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट की सऊदी अरब की जानिब से काफ़ी, चाहे वो रेकोडिक की बात करें हम या गवादर रिफाइनरी के हवाले से बात करें, एक इन्वेस्टमेंट का पूरा एक प्रो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको कि कुछ रीजन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो ये कब तक हम फुलफिल कर पाएंगे, और 2025 के जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो हमारी कन्वेंशनल एक्सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और हम हर मैदान में लगे हुए हैं, बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं। जीसीसी का आपने ज़िक्र किया, तो सऊदी डेलीगेशंस जो है ना फ्रीक्वेंटली विज़िट कर चुके हैं, यहाँ बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, और तो इस वजह से जो है ना तो हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में ये MOUs तो शुरुआत होती है। अच्छा शर्मा साहब, एक और चीज़ आपसे पूछनी है, वो ये कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी प्रोजेक्शन जो है पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी एक अपग्रेड कर दी है। हम 3% 2% जहां देख रहे थे, अब उन्होंने 3.5 2.5 कर दिया, चाहे वो GDP के हवाले से हो या ग्रोथ परस्पेक्टिव हो। तो ये सब इस चीज़ का तासुर दे रही है कि हम, वही मैंने बात की ना, सिमत, तो वो सिमत हर जगह पता चल रहा है कि जी बेहतरी आ रही है। तो ये इंडिकेटर्स तो एक फोरकास्ट पे डिपेंडेंट होते हैं कि जी किस तरह चीज़ें वो फोरसी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली चीज़ें अभी हम जब आम बंदे से पूछें तो वो भी फोरसी कर रहा है कि जी बेहतरी आ रही है, और जो इन्वॉल्व हैं इसमें वो भी कहते हैं कि बेहतरी आई है। स्टॉक मार्केट का आपने जिक्र किया, तो स्टॉक मार्केट तो पूरी दुनिया की आज गिरी हुई है मंडे, तो सबका हाँ। यानी कि वो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है US में, उनके जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं ट्रेड के हवाले से यूरोप के साथ, कनाडा के साथ, तो वो पूरी स्पेशली ऑयल मार्केट पे उसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से हुआ है। तो ये चीज़ें तो हिस्सा है, लेकिन हमारी जो एफर्ट्स हैं वो अच्छी है, बड़ी फोकस चल रही हैं, हमने बड़ी नए एरियाज़ टारगेट किए हैं। बात तो यही होती है कि जी हम अपने, इस तरह आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, एग्रीकल्चर में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हम फर्दर उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम सस्ती मंगवा सकते हैं बाहर से, महंगी भिजवा सकते हैं, तो ये सारा चीज़ें तो वही है कि टाइम डिपेंडेंट है और मेहनत का काम है। डिटेल हमने गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच शर्मा साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने जो एक हम कह सकते हैं ना जेवीज, जो हमारे रीजनल एक कनेक्टिविटी है, रीजनल जो हमारे बिजनेसेस हैं उसके हवाले से बात की। फर्स्ट सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं, सेकंड सेगमेंट में मुलाकात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद। इस हम कह सकते हैं इस सेगमेंट का आगाज़ भी एक बड़ी खबर से ही होगा, यकीनन रमज़ान पैकेज के हवाले से। जैसे जैसे इंटरनेशनली ये एक ट्रेंड है, हमारे पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड जो है वो जारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। कुछ तबके को, यानी कि गरीब तबके को उनकी हेल्प करने के लिए एक नकद रकम दी जाएगी, और ऑफ कोर्स जब ये उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा तो वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। रमज़ान के अंदर ऑलरेडी फूड प्राइसेस के हवाले से इश्यूज होते हैं, तो इसको भी टैकल किया जाएगा और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है जो आज सामने आया है। साथ साथ हम बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का विजिट किया, और इस विजिट के अंदर उन्होंने ये बताया कि बिजनेसेस जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई जो हम कह सकते हैं ना कि इंसेंटिव जितने दिए जाएँ या पॉलिसीज़ बनाई जाएँ वो करेंगे। एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है, इम्पोर्ट जो है किसी तरीके से कर्टेल करनी है, और साथ साथ उन्होंने यकीनन एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से कहा कि तीनों सेक्टर में यानी तीनों प्रोविंसेस में जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से टैक्स इम्प्लीमेंट हो चुका है, FBR में रिफॉर्म्स जारी हैं और साथ साथ बलूचिस्तान में भी यकीनन टैक्स के हवाले से जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो नाफिज होगा। तो यकीनन ये एक अच्छी न्यूज़ होगी। थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर भी टैक्स नेट में आएगा तो ऑटोमेटिकली तमाम हमारे पास एक बास्केट फुल हो जाएगी। और टैक्स के हवाले से टैक्स देना जो कि IMF के भी रिफॉर्म्स का हिस्सा है, IMF की भी वन ऑफ कंडीशनैलिटी है, तो उसके हवाले से बात करेंगे आज। और साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया गया है। ये भी एक अच्छा हम कह सकते हैं इंसेंटिव होगा आने वाले वक्तों के लिए। और बिजली की में जितनी कमी होगी ना उतने ही इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए एक हर्डल या एक ऑब्स्टेकल यही है कि टैरिफ जो है वो किसी ना किसी तरीके से कम हो जाए। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे प्लानिंग डिवीज़न के हवाले से कि आइंदा माली साल के PSDP तखमीने के लिए वजारत मनसूबाबंदी ने काम शुरू कर दिया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस होंगे और कुछ चीज़ें हैं जो उसमें डिस्कस होंगी। सो वी हैव हियर एक्सक्लूसिव गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर इस्लाम ज़फ़र साहब ने। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के और वाइस चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद चैम्बर का विज़िट किया वो कैसा था और क्या क्या चीज़ें, आप भी वहाँ मौजूद थे तो सामने आई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब का विज़िट था इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ये एक्चुअली वो इस दफ़ा जो गवर्नमेंट चाह रही है और फाइनेंस मिनिस्टर चाह रहे हैं कि मैं टैक्स आने से पहले क्योंकि ये प्रोसेस नॉर्मली अप्रैल या मई में स्टार्ट होता था जी। तो अभी इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम इसको जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो विज़िट था वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का था। और इसके बाद वो क्योंकि टैक्स की उनसे मशवरे लेने यानी जो भी फीडबैक है बिज़नेस कम्युनिटी का वो लेने के लिए वो सब चैम्बर की तरफ जा रहे हैं। तो वो लाहौर चैम्बर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे और दूसरे बड़े चैम्बर्स में भी वो जाएंगे। तो उस सिलसिले का पहला विज़िट उनका इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का था आज। तो उसमें उन्होंने यही बताया हमें कि जी टैक्स को हम रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। और सेकंड वही जो ज़री टैक्स भी लगा और उसके बाद बाकी भी हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि आप ख़ास तौर पे रियल स्टेट और जो हमारा है बिल्डिंग का सेक्टर इसमें हमें कोई रिलीफ दें। और उस पर भी उन्होंने हमें कहा। इवन आज फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, चेयरमैन FBR भी थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये सारे लोग आए हुए थे और उन्होंने हमारी बातें भी सुनी और उन्होंने कुछ अपनी भी सुनाई। तो इंशाल्लाह ताला जो फिगर्स हैं जैसे इन्फ्लेशन का इट इज़ नॉ 2.4 पे आ गई है, लास्ट टाइम 4 थी तो लास्ट मंथ में 4 थी। तो इस तरह कुछ चीज़ें बेहतर होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और जी इसी तरह अगर उन्होंने जैसे ही वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ यानी जो आपकी टैक्स जो है उनको फाइनलाइज होने से पहले, आपका बजट फाइनलाइज होने से पहले अगर उन्होंने प्रॉपर बिजनेस इंडस्ट्री से सबसे फीडबैक लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। राइट। अच्छा, ऑफ कोर्स ये बात बताना ज़रूरी है यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के हवाले से कुछ याददाश्तों पे दस्तखत किए गए हैं। 2 मुआहदे किए गए हैं $1.6 बिलियन के हवाले से। ये जो है वो एक याददाश्त है, इसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब सब मौजूद हैं इस तकरीब में। आप ये हम कह सकते हैं लाइव अभी ये हो रहा है और चीज़ें जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिलेशन जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक बाउंडिंग देखी जा रही है। और इस बॉन्डिंग के अंदर यकीनन आने वाले दिनों में हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए काफ़ी हम कह सकते हैं कि इंसेंटिव्स होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हवाले से SIFC के बहुत बड़े रोल सामने आए हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग की बात हो, चाहे वो अगर डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो, तो आज आप ये देख रहे हैं फ़ंड फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा जाएगा और यहाँ से भी एक एस्पेक्ट्स टच किए जाते हैं। तो अगेन हम कह सकते हैं अनदर इमरजेंसी जो देखी गई है फाइनेंस के हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से, वो पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट की जा रही है। तो अजहर साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अजहर साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब रिलेशंस
एक अच्छे हम कह सकते हैं हमेशा दौर में रहे हैं, और आज भी हम देख रहे हैं फंड फॉर डेवलपमेंट 1.61 बिलियन डॉलर्स का जो है एक अमाउंट वो रखा गया है स्पेसिफिक, और इसके हवाले से बात की जा रही है। तो क्या होगा आने वाले दिनों में जो रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शंस देखे जा रहे हैं और हमारी रीजनल ग्रोथ देखी जा रही है? देखें, सऊदी अरब से तो हमारा यानी कि बहुत पुराने रिलेशंस है, और जब भी हम पे मुश्किल आया तो सऊदी अरब ने हमारे साथ जी। अपने यानी बढ़ के ताउन किया है। तो इस दफ़ा भी ये काफ़ी अरसे से इट वाज लॉन्ग वेटिंग था कि वो हमारे इधर आके इन्वेस्टमेंट करें, और काफ़ी गुज़िश्ता पूरे एक साल से कोशिश हो रही थी। अभी अगर 1.6 बिलियन का अगर फंड डेवलपमेंट फंड की सूरत में अगर सऊदी अरब से हमारे मुआहदे हुए हैं तो इट इज़ ए गुड साइन, अच्छा साइन है, जिससे ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद इंशाल्लाह और इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और सऊदी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, आपने लास्ट वीक भी देखा था अमेरिकन डेलीगेट आया हुआ था, अब यहाँ पे सऊदी डेलीगेट्स, यहाँ पे बहुत सारी एक हम कह सकते हैं ना डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले इतनी इन्वेस्टमेंट्स तो हम नहीं देख रहे थे कि कोई काम हो रहा हो। नहीं, एक्चुअली बात वही है ना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी इस तरह नहीं थी पहले। बिल्कुल, हाँ। सेकंड चीज़ जो है, मैं आज भी फिर वही कहूँगा कि ये तो हम एक ना टॉप लेवल पे कुछ मायदे कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि अगर हम बिजनेस कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करें, लोकल बिजनेस कम्युनिटी को, तो वो उससे मैं जो समझता हूँ कि उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अगेन मैं थोड़ा सा न्यूज़ के हवाले से पूछना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, क्या लगता है कितना ज़्यादा इसका आउटकम होगा और कितनी हेल्प होगी उन तबके की जो कि चाहते हैं कि रमज़ान में उनको भी कुछ सारी जो एक ज़रूरियात ज़िंदगी है वो मैसर हो? जी, हमेशा से गवर्नमेंट रमज़ान में पैकेज का ऐलान करती रही है, और हमेशा से गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे सब्सिडी देती रही है। इस दफ़ा उन्होंने ये मेरे ख्याल में एक डिफरेंट स्टेप लिया है कि वो जो रियली जिनको, और सब्सिडी तो आपको पता है कि हर एक चीज़ पे हो जाती है और उस पर सारे लोग इस्तेफादा कर लेते थे, तो इस दफ़ा मे बी दे आर गोइंग टू टारगेटेड वो हेल्प करने पे जा रहे हैं। क्योंकि यूटिलिटीज में इससे पहले काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमेशा से यही होता है कि जब आप सब्सिडी दे देते हैं कमोडिटीज़ पे, तो वो तो हर तबका ही वहाँ से जाके ले लेता है। तो अगर इस दफ़ा वो टारगेटेड देने जा रहे हैं तो इट्स ए गुड साइन कि कम से कम जो रियली नीडेड पीपल हैं उन तक अगर पहुँचा ले ये जो कैश है, तो इट्स ए गुड साइन। अगेन ये हम कह सकते हैं एक गुड स्टेप होगा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। जी, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गुड अच्छा स्टेप होगा, और वैसे भी अगर जितना भी मेरे यानी लोगों को प्रॉपर अगर हेल्प हो सके कि टूवर्ड्स टारगेटेड पीपल हो सके, तो ये ज़्यादा अच्छा है। जो ऑलरेडी नीडी हैं उन्हीं तक पहुंचे। ऑफ कोर्स चलें जी, टारगेटेड इसलिए बिल्कुल उन्होंने किया है। कमोडिटीज देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। आज के कमोडिटी अपडेट्स आपके सामने हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,92,388 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,50,942 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पनास $2,798.94, ऑयल WTI पर बैरल $74.27, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.74। आप देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस में एक शार्प इजाफा देखा गया है। दिस इज द इम्पैक्ट कि आज की स्टॉक मार्केट या आज की जो इंटरनेशनल मार्केट्स वो तमाम डिक्लाइनिंग नोट पर है, बट हो सकता है कि ये 1-2 दिन में सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि इससे पहले 2 हफ्ते पहले भी एक हाइक आया था। अजहर साहब से पूछेंगे। अजहर साहब, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले ऑयल प्राइसेस में एक अजीब सा राइज आ गया था और वो फिर बबल बर्स्ट हुआ, और आज फिर हमने यही देखा है कि ये बबल दोबारा से एक अगेन बन रहा है। तो अब क्या होगा और ऑयल प्राइसेस को कहाँ देखते हैं? आज इंटरनेशनली मार्केट सब शेड किए हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा ऑयल प्राइसेस पे मैंने ज़्यादा इस हफ्ते कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया। चलें, अच्छा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बिजली के प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं। बिजली के नर्ख में कमी देखी जा रही है, बड़ा IPPs के हवाले से, GPPs के हवाले से बहुत काम हुआ है, उसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। देखिए, IPPs के साथ जैसे पिछले कुछ अर्सा में गवर्नमेंट ने निगोशिएशंस की, और उनके साथ उन्होंने मायदे भी किए और उनकी प्राइसेस भी कम की जो उनको मिल रही थी बिजली की प्राइसेस IPP से। फिर अभी गवर्नमेंट ने ये भी नेपरा को अपनी एक भेजी है कि जी ₹2 पर यूनिट बिजली की वो सब डिस्काउंट देने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों कहा भी है कि वो एक
ऐलान भी करेंगे अभी कुछ आने वाले दिनों में। और ये हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि बिजली की प्राइसेस में भी कमी इंशाल्लाह कितनी ताला आपको एक्सपेक्टेशन है ये बताया? देखिए नहीं, ये नहीं बताया कितनी है, लेकिन क्योंकि जो मैं सुन रहा हूँ कि ₹2 पर यूनिट उन्होंने कहा है नेपरा से कि प्राइसेस कम की जाए। और ये फिर एक पूरे साल के लिए होंगी, ये भी तो देखा ये जा तो रहा है कि देखिए पर कितने अरसे ईयर। के लिए हों, ये तो फिर गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, इसमें मैं तो हम और हाँ आप तो एग्जैक्टली लेकिन जी, सुनने में यही आ रहा था कि जी, एक जी। साल में एक बार या 2 बार हो, इससे ज्यादा ना हो, ये थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी जी, की तरफ आया जाए जी, जी, तो ये बिल्कुल। बेहतर होगा। पीएसडीपी के हवाले से क्या लगता है आपको, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से क्या प्लानिंग चल रही है प्लानिंग डिवीजन के अंदर? देखें जैसे पीएसडीपी जाहिर है पाकिस्तान में न्यू प्रोजेक्ट तो आने ही आने हैं, इसमें तो कोई जी। शक नहीं है, क्योंकि हमारा अभी क्योंकि डेवलपमेंट का फेज़ अभी चल नहीं रहा गाइस, जिसकी वजह से हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जब तक पीएसडीपी फंडिंग नहीं आएगी और कंस्ट्रक्शन के बड़े प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, उस वक्त तक हमारी ख़ास तौर पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जब ये ग्रो करता है तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होता है और उसको लोगों को इसमें रिस्क मिलता है। तो ये को जैसे अभी इन्होंने पीएसडीपी अभी फाइनल करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी यही कोशिश होगी कि ये बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, इसमें बड़े की बजाय फार्म टू मार्केट रोड के प्रोजेक्ट खास तौर पे ना, अच्छा ये सर, बहुत ज़्यादा एक और चीज इनको- ये कि जी, जब जी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो तमाम इंडस्ट्रीज चलती हैं, 70 लेकिन इंडस्ट्रीज के साथ related है। एग्जैक्टली 70 इंडस्ट्रीज जैसे आपने कहा, तो यकीनन जब वो चलेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी पे एक बूम आएगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी ओवरऑल क्या एफबीआर की जो कुछ मेजर्स हैं रिफॉर्म्स के हवाले से और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पे जो थोड़ा सा वेट है उसके हवाले से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कम हुई है? क्या रीज़न है जो अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा जस्ट साइडलाइन हुई है? एक्चुअली ये हुआ कि जब रियल स्टेट और इसमें हमारे हाउसिंग सेक्टर पे भी टैक्सेस आए, वो ज़्यादा किए, फिर ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस आ गए, सेल एंड परचेज पे ज़्यादा टैक्सेस आ गए, तो उसकी वजह से एक तो सेल परचेज कम होने से भी हमारी कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारी रुक गई, जिसकी वजह से लोग इंडस्ट्री पे भी असर पड़ा। तो अच्छा। अभी जैसे अभी एक पैकेज आने का हम सुन रहे हैं और इस पे हमारी भी कुछ लोग उसमें शामिल हैं, जो कि कमेटी बनी थी, जो जी। स्पेशल वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई थी, और वो आलमोस्ट चीज़ें उसमें फाइनलाइज हो चुकी हैं और बस अभी मेरे ख्याल में कुछ ऐलान होना ही बाकी है। लेकिन वो इसलिए पहले नहीं बता रहे कि जब तक वो फाइनलाइज ना हो जाए, वज़ीर आज़म ऐलान ना कर दें, तो इसलिए वो नहीं बता रहे। लेकिन चीज़ें ख़ास तौर पे रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर में चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, कुछ जो हम मुस्बत सुनने में आ रहा है, डेवलपमेंट आप समझ रहे काफ़ी हैं? मुस्बत होने जा रही हैं। अच्छा, रियल जो एस्टेट कि- के हवाले से ये भी न्यूज़ है कि प्राइस हाइक होने वाले हैं, कुछ अरसे बाद तमाम मामला सेट हो जाएंगे, रियल एस्टेट में कुछ बूम नहीं, आने वाला है। देखें बूम इसीलिए वो कह रहे हैं ना, क्योंकि ये टैक्सेस जो कम हो रहे हैं, पहले 4% था सेल पे, अब जो है अपना सेलर है उसको 2% टैक्स करने जा रहे हैं, इसी तरह परचेजर के पे टैक्स नहीं जो तो अंडर 4% इनवॉइसिंग से- नहीं होगी ना अब तो, पहले अंडर इनवॉइसिंग भी तो होती थी ना देखिए बहुत। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अंडर इनवाइसिंग ओवर इनवाइसिंग की बात नहीं है। एक्चुअली तो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठा होगा। तो जब 4% से आप 2% 0.5% पे आ जाएंगे या 2% पे आ जाएंगे और Okay. एफईडी ख़त्म कर देंगे, तो उससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस सेक्टर में थोड़ा सा तेज़ी आएगी। और जो आप कह रही हैं कि इसीलिए आपसे लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारा यानी इसमें प्राइसेस हाई होने जा रही हैं, तो इसलिए अब जिसने भी परचेज करना है अभी परचेज कर लें। तो रियल एस्टेट के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ यही होती Yes. है कि प्राइस हाई Of होने course, वाले हैं of सबसे course. ज़्यादा। जी, जी। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी इस मामले में बहुत ज़्यादा एक आप देख रही हैं कि नंबर गेम उनके भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप थोड़ा सा ये भी बताइए ना लोगों को कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एक प्योर उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स होती हैं, लोग उठा के रियल एस्टेट में कर देते हैं सेविंग यहाँ पर अपनी, और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर वो पता चलता है कि वो फेक है, तो ये कैसे रिकॉग्नाइज करें? देखिए सबसे और पहले मासूम तो लोग कैसे बच सकते हैं सबसे इससे? पहले तो जो अपना होना जो इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो उसको ये देखना चाहिए कि वो खास तौर पे वहाँ इन्वेस्ट करे, उस हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करे जो कि गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, या उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जिसकी अप्रूवल हो चुकी है कंसर्न अथॉरिटी से। सबसे पहले तो ये देखे। लेकिन अब बात वही है ना कि हमारे लोग ज़्यादातर फाइल्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उनको ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, और वो क्या करते हैं बेचारों का थोड़ा भी चला जाता है। तो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी इन्वेस्ट करना हो, सबसे पहले तहकीक करें कि क्या ये हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव्ड भी है कि नहीं। अब CDA की अगर वेबसाइट पे चले जाते हैं तो उन्होंने जो अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी हैं उनका Names सबका नाम रखे हुए हैं, नेम दिए हाँ। हुए हैं, इसी तरह RDA ने उनके नेम दिए हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी CDA और RDA से भी गुजारिश है कि ख़ास तौर पे
उन वो सोसाइटी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उनको एटलीस्ट अप्रूवल जल्दी जल्दी दे दिया करें, जी। उनके उनके जी, ताकि जल्दी हो जाए तो फिर उनके काम भी स्टार्ट जल्दी हो जाए। लोगों को नुकसान ना हो, या लोग इस में चक्कर में वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, कुछ लोग जो ज़्यादा टची होते हैं कि जी ये अप्रूव नहीं है, जबकि वो बहुत अच्छी सोसाइटी होती है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से CDA या RDA उनके अप्रूवल रोक के खड़ा होता है। अच्छा, चलें जी, बिल्कुल इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। अच्छा, साथ साथ मैं अगेन एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से बात करूंगी। फूड सेक्टर की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है और फूड के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स doubt, एंड अदर फूड मौजूद है। GCC कंट्रीज के अलावा और कौन सी मार्केट्स हैं जो आप समझ रहे हैं कि फूड सेक्टर के लिए हमारे लिए अब मैदान खुला है? नहीं, एक तो GCC भी है और फिर फूड में हमारा राइस जो है वो तो यूरोप में भी जा रहा है, ठीक है, वो ये नहीं है कि सिर्फ GCC में है। इसी तरह हमारी जो अगर हम वो ख़ास तौर पे जो हमारे प्रोसेस फूड अगर हम करें तो इसमें हमारा ख़ास तौर पे चाइना भी हमारा इसका बहुत बड़ा बायर है, बायर हाँ। होगा। और इसी तरह हाँ, ख़ास तौर पे हलाल फूड के, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हलाल फूड, लेकिन हम बदकिस्मती से आप देखें थाईलैंड इसमें बहुत आगे है, जबकि हम बीइंग ए मुस्लिम कंट्री हलाल फूड हमारा कम एक्सपोर्ट हम- होता है, हम तो अब इसमें- आहिस्ता आहिस्ता हम ये मार्केट कैप्चर कर रहे हैं ना। अब लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारे लोग भी हलाल मीट की तरफ खास तौर पे हमारे वो लोग उनको जा रहे कुछ हैं। कट के स्टाइल्स डिफरेंट चाहिए होते हैं। कट के स्टाइल के अलावा भी उनकी अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। एक्चुअली हमें भी जब तक हम वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं करेंगे हम तो उस वक्त तक हम इसमें जाहिर है उनके हलाल मयार पे फूड जब की तक मार्केट पूरे आई नहीं थिंक उतरने। ब्राजील सबसे Of बड़ी course, मार्केट थी। ऑफ कोर्स, अब यानी कि मैं वही हैरान हूँ कि ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम ममालिक वो ज़्यादा इसमें, क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, Right. जबकि हम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकिन maintain बिल्कुल नहीं कर इसके अंदर सकते। गुंजाइश है और बहुत काम ज़्यादा करने की जरूरत गुंजाइश है। है। जब कंट्रीज की बात हो रही है तो करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या करेंसी अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। जी, हमारी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं करेंसी रेट्स। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 284.18 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 284.68। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 340.89, सेलिंग वाज 341.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.85, selling was 279.35, and lastly Chinese yuan buying rahi 37.98, selling was 38.05. Nextly GCC currency updates. जी, सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.07 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 74.2। नेक्स्टली यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 723.4, सेलिंग वाज 724.7। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 899.73, सेलिंग वाज 901.35। फाइनली हम देख रहे हैं कुछ चेंजेस करेंसी के हवाले से। रुपी अप्रिशिएट कर रहा है और हम कह सकते हैं कि अदर करेंसीज की माइनर डिप्रिसिएशन देखी जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे रुपी स्ट्रेंथन होगा आने वाले दिनों में हमारे लिए हमारे इंपोर्ट बिल पे जो वेट है वो कम होगा। अजहर साहब मौजूद हैं, करेंसी के हवाले से बात करेंगे। एक अप्रिसिएशन देखी जा रही है और स्टेबिलिटी है इन द रुपी, क्या लगता है? रुपी में काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी है, बट अप्रिसिएशन देखना ये भी एक खुशाइन बात ये है। भी एक खुशाइन बात है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि हम जितना हमारा रुपया स्ट्रांग होगा हमें उतना ही खासतौर पे ज़र मुबादला में बहुत ज़्यादा। यूएस न्यू प्रेसिडेंट ऑफिस में जब न्यू प्रेसिडेंट आए हैं तो क्या लगता है डॉलर के हवाले से कोई न्यू हाइक सुनेंगे हम? क्या चीज़ें सामने आएंगी? क्योंकि फियर और रूमर्स हमेशा से ही ट्रेवल करते हैं। यानी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डॉलर्स पे इतना फ़र्क पड़ेगा। हमारे ख़ास तौर पे अगर देखें, अगर तो हम पे कोई पाबंदियां लगें या कोई बात हो तो फिर तो God forbid, हाँ। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं फील कर रहा कि नए प्रेसिडेंट के आने से कोई पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, अभी उसकी जंग चल रही है, कुछ और मुल्कों से चल रही है, चाइना से, कनाडा से, और तो हमारे दूसरों से लिए चल भी रही विन-विन है। सिचुएशन है, तो क्योंकि ऑलरेडी हम तो बिजनेसेस वही प्रो ना- कंट्री हैं। जी तो Right. इसलिए आई डोंट फील कि हम पे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा। वेल, थैंक यू सो मच अजहर साहब, आपने ज्वाइन किया, तशरीफ़ लाया। आप आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हवाले से, और ख़ासकर जो पाकिस्तान के B2B रिलेशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द रीजन एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली। हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है कि हमारी बिजनेस डिप्लोमेसी एक पीक पर जा रही है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।